चलिए अब जानते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के चैप्टर 2 के बारे में, जो है द इंस्पेक्टिंग स्टाफ। इसमें सेक्शन 8 दिया गया है इंस्पेक्टर के बारे में। अब ये जो इंस्पेक्टर है इसको अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये फैक्ट्री के इंस्पेक्टर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसकी वर्क कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ये भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फैक्ट्रीज के चीफ इंस्पेक्टर को भी अपॉइंट करता है और उसकी मदद के लिए, एडिशनल हेल्प के लिए ज्वाइंट चीफ इंस्पेक्टर और डिप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर को चीफ इंस्पेक्टर के अंडर में काम करने के लिए बोलता है। यानी कि चीफ इंस्पेक्टर को जो ज्वाइंट इंस्पेक्टर है और डिप्यूटी इंस्पेक्टर है वो असिस्ट कर सके। इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो मैजिस्ट्रेट होते हैं तो वो भी अपनी डिस्ट्रिक्ट के एक इंस्पेक्टर होते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 9 है पावर ऑफ इंस्पेक्टर। तो इसमें आता है कि जो भी पर्सन्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को वो अंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ऐसे प्रीमाइसेस में वो डायरेक्टली वहां पर इंटर कर सकता है। फिर उसके बाद है कि वो किसी भी प्रीमाइसेस में या फिर प्लांट में या फिर आर्टिकल को वो वहां पर एग्जामाइन कर सकता है। फिर उसके बाद है कि फैक्ट्री में कोई अगर एक्सीडेंट हुआ हो या फिर डेंजरस ऑकरेंस हुआ हो तो उसकी इंक्वायरी भी करना ये इंस्पेक्टर का काम होता है। फिर उसके बाद है कि फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन का काम चल रहा हो तो उसके रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वो वहां पर सीज भी कर सकता है, उसको चेक भी कर सकता है। फिर उसके बाद सेक्शन 10 जो है वो है सर्टिफाइड सर्जन का। अब सर्टिफाइड सर्जन जो है उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और उस सर्टिफाइड सर्जन को फैक्ट्री जो है वो असाइन की जाती है। यानी कि फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन करना ये सर्टिफाइड सर्जन का काम होता है। इसके अलावा फैक्ट्री में जो भी यंग पर्सन्स काम कर रहे हैं उनको एग्जामाइन करना और उनको सर्टिफाइड करना ये भी सर्टिफाइड सर्जन का काम होता है। इसके अलावा जो भी पर्सन्स फैक्ट्री में जो भी डेंजरस काम हो या फिर हजार्डस सिचुएशंस को वो अगर हैंडल कर रहे हो तो उन सारे वर्कर्स का एग्जामिनेशन करना ये भी सर्टिफाइड सर्जन का काम होता है। और इसके अलावा मेडिकल सुपरविजन करना उस फैक्ट्री में वो भी सर्टिफाइड सर्जन का काम होता है। यानी कि वर्कर को किसी भी नेचर ऑफ वर्क को करते हुए अगर उसको इलनेस अगर होती है तो उसको भी देखना एक सर्टिफाइड सर्जन का काम होता है। चलिए अब जानते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के चैप्टर 3 के बारे में, जो है हेल्थ। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। इस चैप्टर में टोटल 10 सेक्शन दिए गए हैं जिसमें सेक्शन 11 से लेकर 20 तक है। अब ये 10 सेक्शन जो है ये आपने कैसे याद रखना है तो इसकी एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सी, डीवीडी, ए, ओल्ड और लस यानी कि एलएस। तो डीवीडी, ओल्ड और लस ये तो आपको ध्यान में रहेंगे ही, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि सी और ए जो है वो डीवीडी के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर सेक्शन 11 जो है वो है क्लीनलीनेस का। तो इसमें बताया गया है कि फैक्ट्री में जो भी वर्क रूम है तो उसका जो फ्लोर है उसकी हर वीक में एक बार जो है वो सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। फिर उसके बाद है कि फैक्ट्री के जो वॉल्स है, जो सीलिंग्स है, तो उसको 5 साल में एक बार जो है वो पेंट होना चाहिए। और अगर उस वॉल को या फिर सीलिंग को जो वॉशेबल जो वाटर पेंट होता है उससे अगर पेंट करते हैं तो हर 3 साल में आपको उसको पेंट करते रहना है। इसके अलावा उस वॉल को और सीलिंग को हर 14 महीने में एक बार साफ करते रहना है। फिर उसके बाद है कि फैक्ट्री के सभी डोर्स हो या फिर विंडोज़ हो उसको भी 5 साल में एक बार जो है वो रिपेंट करना है। फिर उसके बाद सेक्शन 12 में बताया गया है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी वेस्ट है और इन्फ्लुएंस है उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है। फिर उसके बाद सेक्शन 13 में बताया गया है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, यानी कि फैक्ट्री में वर्कर जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन आपको प्रोवाइड करना है और वहां पर टेम्परेचर भी जो है वो मेंटेन करते रहना है। फिर उसके बाद सेक्शन 14 में बताया गया है डस्ट एंड फ्यूम्स के बारे में, यानी कि फैक्ट्री में अगर काम करते वक्त डस्ट जनरेट होता है या फिर फ्यूम जनरेट होते हैं तो उसको भी कंट्रोल करते रहना है। फिर उसके बाद सेक्शन 15 में बताया गया है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में। इसमें बताया गया है कि आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के लिए जो भी पानी का इस्तेमाल करेंगे वो पानी जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि ऐसा पानी होना चाहिए जो हम ड्रिंक भी कर सके। उसी वाटर का आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि वो जो पानी है वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए बल्कि वो शुद्ध होना चाहिए।
फिर उसके बाद सेक्शन 16 में बताया गया है ओवर क्राउडिंग के बारे में। इसमें बताया गया है कि ये जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है, ये आने से पहले जो भी फैक्ट्रीज बनी हुई है तो वहाँ पर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो हर एक वर्कर को वहाँ पर काम की जो स्पेस है वो 9.9 m³ की मिलनी चाहिए, यानी कि उतनी स्पेस में वो फ्रीली काम कर सके। और जब ये फैक्ट्री एक्ट 1948 लागू हुआ और उसके बाद जो भी फैक्ट्री बनी है तो वहाँ पर वर्कर की जो स्पेस है काम करने की तो वो 14.2 m³ होनी चाहिए, यानी कि उतनी स्पेस जो है वो हर एक वर्कर को वहाँ पर काम करने के लिए मिलनी चाहिए। लेकिन वर्कमैन अगर फ्लोर लेवल के 4.2 मीटर के अबाव में अगर काम करते हैं तो ये कंडीशन वहाँ पर अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी के साथ में दूसरा आदमी भी काम कर सकता है। फिर उसके बाद है सेक्शन 17, जिसमें लाइटिंग के बारे में बताया गया है, यानी कि फैक्ट्री में जहाँ कहीं भी काम हो रहा है वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 18 में बताया गया है ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। इसमें बताया गया है कि जहाँ पर भी 250 वर्कर अगर है तो वहाँ पर आपको एक ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन जो है वो प्रोवाइड कराना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 250 से कम अगर वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर पानी की फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर जो है पानी की फैसिलिटी तो आपको प्रोवाइड करनी है, लेकिन ये एक लॉ है कि जहाँ पर 250 वर्कर है वहाँ पर आपको एक ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन जो है वो प्रोवाइड कराना ही है। फिर उसके बाद है कि ये जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है ये जो वर्किंग प्लेस है या फिर यूरिनल्स हो या फिर लैट्रिन्स हो या फिर स्पीटून्स हो या फिर कोई भी ओपन ड्रेनेज हो तो वहां से 6 मीटर की दूरी पर इसको आपको रखना है, यानी कि वहां से 6 मीटर का डिस्टेंस जो है वो आपको मेंटेन करना है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए। फिर उसके बाद सेक्शन 19 में बताया गया है लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स के बारे में। तो जहाँ पर भी 250 वर्कर काम करते हो तो वहाँ पर लैट्रिन्स और यूरिनल्स जो है वो प्रोवाइड कराना है, और उस लैट्रिन्स और यूरिनल्स को 7 दिन में एक बार वॉश और क्लीन करते रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 दिन में एक ही बार करना है, वो आप रेगुलर भी कर सकते हो, लेकिन 7 दिन में एक बार जो है इसको वॉश और क्लीन करते रहना है। फिर उसके बाद सेक्शन 20 में बताया गया है स्पिटून्स के बारे में, यानी कि फैक्ट्री में स्पिटून्स की जो है वो जगह आपको बनाकर देनी है, और अगर कोई पर्सन उस स्पिटून्स को छोड़कर अगर दूसरी जगह पर अगर थूकता है तो उसको जुर्माना 5 रुपये जो है वो लग सकता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर 3 हेल्थ का था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब जानते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के चैप्टर 4 के बारे में, जो है सेफ्टी का। तो इसमें टोटल 22 सेक्शन जो है वो दिए गए हैं। तो सेक्शन 21 जो है वो है फेंसिंग ऑफ मशीनरी का, यानी कि फैक्ट्री में जो भी मशीनरी है उनको फेंसिंग होना चाहिए, गार्ड होना चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया गया है। यानी कि जो भी मशीनरी है वो अगर ओपन कंडीशन में है, उसको गार्ड नहीं लगाया है, फेंसिंग नहीं किया गया है, तो जो भी पर्सन्स उसके नियर में काम कर रहा है तो उसका हाथ हो या फिर पैर हो या फिर उसने अगर लूज क्लोथिंग पहने हो तो वो जो है वो मशीनरी में जाकर फंस सकता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जो भी मशीनरी फैक्ट्री में है उसको प्रॉपर फेंसिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 22 में बताया गया है वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, यानी कि जो भी मशीनरी मोशन में है यानी कि चल रही है उसके नज़दीक में अगर काम कर रहे हैं तो आपने क्या करना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो भी एडल्ट वर्कर है जो प्रॉपरली ट्रेन है उसी को ही उस मशीनरी के पास काम करना है, और काम करते वक्त उसने टाइट फिटिंग के जो क्लोथेस है उसी का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन वहाँ पर कोई भी उम्र हो या फिर यंग पर्सन हो वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 23 है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन, यानी कि जो भी डेंजरस मशीन है वहाँ पर यंग पर्सन्स को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है, वहाँ पर काम नहीं देना है, क्योंकि डेंजरस मशीन जो है वो काफ़ी हजार्डस हो सकती है, जिसकी वजह से यंग पर्सन्स को खतरा हो सकता है। तो वहाँ पर जो भी एडल्ट पर्सन हो, जो प्रॉपर ट्रेन हो, एक्सपीरियंस पर्सन हो, उसी को ही उस डेंजरस मशीन के ऊपर काम देना है। फिर उसके बाद सेक्शन 24 है स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, यानी कि फैक्ट्रीज में जो भी मशीनरीज है तो उस मशीनरीज का पावर जो है वो कट ऑफ होने के लिए एक ऐसा वहाँ पर डिवाइस होना चाहिए, या फिर हमें वहाँ पर एक ऐसा स्ट्राइकिंग गियर जो है वो लगाना है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मशीनरी के बाजू में जो है वो आपको एक लाल बटन जो है वो दिखाई देती है, जिसके ऊपर इमरजेंसी स्टॉप जो है वो लिखा हुआ रहता है। तो वो इसलिए दिया रहता है कि इमरजेंसी के वक्त आप उस पावर को कट ऑफ कर सको।
फिर उसके बाद सेक्शन 25 में बताया गया है सेल्फ एक्टिंग मशीन्स के बारे में, यानी कि ऐसी मशीनरी जो ऑटोमेटिक मोड में काम करती हो। तो ऐसी मशीनरी जो है आपको ऐसी प्लेस में इंस्टॉल करनी है ताकि वहाँ पर आने जाने का जो भी रास्ता है उसको डिस्टर्ब ना हो या फिर कोई भी आदमी वहाँ से जाना आना ना करे। फिर उसके बाद सेक्शन 26 में बताया गया है केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी के बारे में। इसमें बताया गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर नई मशीनरी को अगर बनाता है तो उस मैन्युफैक्चरर ने इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी मशीनरी वो बना रहा है तो वहाँ पर उस मशीनरी को उसको केसिंग करना है, यानी कि उसको गार्ड लगाना है। यानी कि मशीनरी का कोई अगर डेंजरस पार्ट अगर ओपन है तो उसकी वजह से जो है एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ऐसी नई मशीनरीज को बनाते वक्त उसने जो है उस मशीनरीज को केसिंग करना है या फिर गार्ड लगाना है। फिर उसके बाद सेक्शन 27 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रंस नियर कॉटन ओपनर्स, यानी कि कॉटन ओपनर्स के पास में वहाँ पर किसी भी वुमन को या फिर चिल्ड्रन को काम करने नहीं देना है, क्योंकि वुमन जो है वो ज़्यादातर उसके जो है वो बाल लंबे होते हैं और लूज क्लोथिंग पहनते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो वहाँ पर ट्रैप होके वहाँ पर एक्सीडेंट भी हो सकता है। और चिल्ड्रंस जो है वो ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा समझ नहीं होती है, तो उनकी तरफ से ज़्यादा अनसेपैक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर कॉटन ओपनर्स के पास में उनको वहाँ पर काम नहीं देना है, वहाँ पर उनको काम पर नहीं लगाना है। फिर उसके बाद सेक्शन 28 है हॉइस्ट एंड लिफ्ट के बारे में। तो जितने भी हॉइस्ट है और लिफ्ट है उनका 6 महीने में जो है एक बार इंस्पेक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 29 में बताया गया है लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स और लिफ्टिंग टैकल्स के बारे में, यानी कि जो भी लिफ्टिंग मशीनरीज है, चेन्स है, रोप्स है, उनका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए। उसकी लोड कैपेसिटी कितनी है वो वहाँ पर होनी चाहिए, उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पर चेक करना होता है। फिर उसके बाद का सेक्शन 30 है वो है रिवॉल्विंग मशीनरी। जैसा कि कटिंग के लिए हम ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर फैक्ट्रीज हो तो वहाँ पर बड़ी कटिंग मशीन्स होती है, तो उसका जो आरपीएम है वो सही है क्या वो हमें यहाँ पर चेक करना होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 31 है प्रेशर प्लांट इक्विपमेंट, यानी कि प्लांट में जो भी हम इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो मशीनरीज हो या फिर कोई भी वेसल्स हो, तो उसका अगर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने के कारण अगर वहाँ पर कोई भी पर्सन अगर काम करता है तो उसको हेल्थ इश्यूज़ या फिर सेफ्टी इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए वहाँ पर जो भी प्रेशर वेसल्स हो या फिर कोई इक्विपमेंट हो तो उसको हमें प्रॉपरली इंस्पेक्शन करते रहना है, ताकि उसमें अगर कोई खराबी आए तो हम तुरंत ही उसको रिपेयर कर सके, उसको सुधार सके। और उसके अलावा उस प्रेशर वेसल का हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का, उसको हमें हर 6 महीने में जो है वो थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन कराना है। फिर उसके बाद सेक्शन 32 है फ्लोर्स, स्टेयर्स और मीन्स ऑफ एक्सेस के बारे में, यानी कि जो भी हमारे पास फ्लोर्स है, स्टेयर है या फिर जहाँ पर भी एक्सेस बना है तो वो प्रॉपर मटेरियल से बनना होना चाहिए और उसके पास कोई भी ऑब्स्ट्रैकल नहीं होना चाहिए। और हमें बार बार जो है उस एक्सेस को क्लीन करते रहना है ताकि उसमें कोई ऑब्स्ट्रैकल ना आए जिसकी वजह से किसी को परेशानी हो। फिर उसके बाद सेक्शन 33 में बताया गया है पिट्स, सम्स और ओपनिंग इन फ्लोर्स के बारे में, यानी कि फैक्ट्रीज में या फिर कंपनीज में कोई भी अगर पिट हो या फिर कोई सम्स हो या फिर कोई भी फ्लोर को ओपनिंग हो तो वो हमें क्लोज करके रखनी है, क्योंकि वहाँ पर हमें कोई भी ओपनिंग नहीं देनी है कि जिसकी वजह से कोई हादसा हो। फिर उसके बाद है सेक्शन 34 जो है एक्सेसिव वेट, यानी कि पर्टिकुलरली किस पर्सन ने कितना वेट उठाना चाहिए इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। जैसे कि कोई अगर एडल्ट मेल है तो उसने 50 केजी जो है वो वेट उठा सकता है, अगर एडल्ट फीमेल है तो वो 30 केजी तक वो लोड उठा सकता है, एडोलसेंट मेल अगर है तो वो 30 केजी उठा सकता है, एडोलसेंट अगर फीमेल है तो वो 20 केजी उठा सकती है, मेल चाइल्ड है तो वो 16 केजी वेट उठा सकते हैं और अगर फीमेल चाइल्ड है तो वो 13 केजी वेट उठा सकते हैं। फिर उसके बाद है सेक्शन 35 जो है प्रोटेक्शन ऑफ आई के बारे में, यानी कि जब भी हम फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो वहाँ पर हमें हमारे आई पर सेफ्टी गॉगल जो है वो लगाना है या फिर सूटेबल जो गॉगल है उसको हमें लगाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो आपकी आंखों में जा सकते हैं या फिर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो सकता है जो आपकी आंखों में जाकर उसको इंजरी कर सकता है। इसलिए आप जब भी काम करो तो वहाँ पर आपको आपके आई को प्रोटेक्ट करना है, वो भी सेफ्टी गॉगल से।
फिर उसके बाद सेक्शन 36 है प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स गैसेस एक्सेट्रा इन कन्फाइंड स्पेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पर डेंजरस फ्यूम जनरेट होते हैं या फिर गैसेस जो है वो निकलती है, तो उसके अगेंस्ट हमने क्या प्रिकॉशंस लेना है उसके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले हमें गैस टेस्ट वहाँ पर करनी है कि कोई भी डेंजरस गैसेस वहाँ पर अवेलेबल है क्या, और जो प्रॉपर और ट्रेन पर्सन्स है उन्हीं को ही हमें परमिशन देनी है उस कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए, और वहाँ पर कन्फाइंड स्पेस का प्रॉपर परमिट होना चाहिए कि वहाँ पर हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोविजंस यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद सेक्शन 36A है जिसमें बताया गया है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल लाइट। तो पोर्टेबल जो इलेक्ट्रिक लाइट है जो भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मैक्सिमम 24 जो है वो वोल्ट होना चाहिए, यानी कि 24 वोल्ट वाला ही हमें इलेक्ट्रिक लाइट वहाँ पर इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद सेक्शन 37 में बताया गया है एक्सप्लोजिव और इनफ्लैमेबल जो डस्ट है गैस है उसके बारे में। फिर उसके बाद है सेक्शन 38 प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर। तो इसमें बताया गया है कि इंडस्ट्री में हो या फिर फैक्ट्री में जहाँ कहीं भी हॉट वर्क का काम होता हो जिससे फायर उत्पन्न होती है तो वहाँ पर हमें नेसेसरी प्रिकॉशन जो है वो लेनी होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हॉट वर्क में आता है ग्राइंडिंग हो या फिर वेल्डिंग हो, तो वो काम करते समय उसके नियर में अगर कोई फ्लैमेबल मटेरियल है तो उसको हमें वहाँ से हटाना है। अगर हम उसको नहीं हटा सकते हैं तो कोई फायर रिटार्डर जो मटेरियल है उससे हमें उसको ढाकना है, या फिर हमें कोई ऐसा पार्टीशन करना है ताकि हॉट वर्क करते वक्त कोई भी फायर की चिंगारी जो है वो वहाँ तक ना पहुँचे। इसके अलावा जहाँ पर भी ये काम हो रहा है वहाँ पर हमें फायर इक्विपमेंट जो है वो रखना है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हो या फिर फायर बकेट हो वो वहाँ पर रखनी है। तो ऐसी प्रिकॉशन हमें लेनी होती है। फिर उसके बाद सेक्शन 39 में बताया गया है पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद सेक्शन 40 में बताया गया है सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड मशीनरी के बारे में। सेक्शन 40A में बताया गया है मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में। सेक्शन 40B में बताया गया है सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जहाँ भी 1000 वर्कर काम करते हो या फिर उससे अधिक अगर वर्कर काम करते हो तो वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, या फिर कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है या फिर हेल्थ के रिलेटेड वहाँ पर हज़ार्ड मौजूद है तो वहाँ पर भी सेफ्टी ऑफिसर जो है वो अपॉइंट होना चाहिए। तो इस सेफ्टी ऑफिसर का क्वालिफिकेशन क्या होगा, उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी, तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करता है। और फिर उसके बाद सेक्शन 41 है पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। तो इस प्रकार जो है ये चैप्टर 4 है सेफ्टी का जिसमें टोटल 22 सेक्शन दिए गए हैं। तो इसमें कुछ जो सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है।